देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे। ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है कि वो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को किस तरह से करके जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में उनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी से मिलते जुलते या यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, जिनको आप लोगों को अच्छी तरह से रट लेना है और इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, पहली बात, जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस 7880960882 इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें पीडीएफ के रूप में भी मैं देता रहता हूँ, जो कि आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। और आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भी ऐड हो जाना है। टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक पड़ी है, उसको जाकर के सीधे क्या करेंगे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए भैया, अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कुछ बात। पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा है, विथ द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज फाइंड द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द परमिटिविटी। परमिटिविटी की आपको डायमेंशन बताना है, किसका यूज करके भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, जो फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच में, उसका यूज करके आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है परमिटिविटी का। तो देखिए, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कोलम्बिक लॉ, हम कूलॉम्स लॉ से क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के की वैल्यू आपकी होती है 1/4πε0 Q0 Q2 Q1/Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, एफ साइलेंट नॉट को आप लोग बोलते हो परमिटिविटी। तो एफ साइलेंट नॉट की डायमेंशन निकालना है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, एफ को उधर भेज देता हूँ। तो क्या फार्मूला ये बनेगा? अब देखिए, अब सबकी डायमेंशन रखेंगे तो एफ साइलेंट नॉट की जो निकालना है, क्यू की आपकी होती है 80। क्यू की क्या होती है डायमेंशन भैया? 80। अगले क्यू की भी क्या होगी? 80 होगी। 4 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं, ये कांस्टेंट है। फोर्स की होती है MLT-2, और जो आपका रेडियस का स्क्वायर है उसकी होती है L स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग सही से, तो देखिए, जब इसको आप सही सॉल्व करोगे तो क्या एफ साइलेंट नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे बन जाएगा MLT-L3T-2 बनेगा। अब इसको ऊपर नीचे ले जाके जब सॉल्व करोगे तो एफ साइलेंट नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? M-1 A की पावर 2 L की पावर -3 और T की पावर 4। ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी परमिटिविटी की। इसको याद कर लेना, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और निकालते कैसे वो मैंने इस फार्मूले में आपको बता दिया। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट। आपको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इसकी यूनिट भी लिखना है। तो देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? किसी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स और उस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो E इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा F/Q। F की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो क्या होती है भैया? KQ/R स्क्वायर हो जाएगा। जब आप F की वैल्यू रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो फार्मूला KQ/R स्क्वायर भी बन सकता है। अब आगे देखिए क्या होगा, 1/4πε0, अगर के की वैल्यू रख दोगे तो 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। इतने फार्मूले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेंगे। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलाम। यूनिट क्या होती है भैया? इसकी न्यूटन पर कूलाम होती है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, देखिए वो कुछ इस तरह से है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से क्या समझते हैं। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is the product of the magnitude of the charge and the distance between the center of position पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपका? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया? उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग भैया? मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं।
अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम ही चीज़ है, चाहे पी लिखिए चाहे म्यू लिखिए एक ही बात है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दो चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट आपका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। वेयर यहाँ पे क्यू का मतलब है कोई एक चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव लेकिन मैग्नीट्यूड। यहाँ डी क्या है भैया, डिस्टेंस है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। म्यू को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हो। अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना है, कहाँ पे भैया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे लिखना भैया, डाइपोल मोमेंट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसको लिखना है। देखिए अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट कितना होता है भैया, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये फार्मूला है। तो वो आपका होता है ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई डिस्टेंस का क्यूब। डिवाइड बाई क्या होता है भैया, सेंटर की डिस्टेंस का क्यूब होता है। जहाँ पे आपको इक्वेटोरियल पे जिस पॉइंट पे डिस्टेंस वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से और डाइपोल के सेंटर के बीच की दूरी को आर नॉट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया, आर नॉट कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ म्यू का मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, तो यहाँ म्यू लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, सेम ही बात है। तो आप इस फार्मूले को देख लीजिए। यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो यार पी अथवा म्यू को क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। और क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के सेंटर की डिस्टेंस और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस होती है। डाइपोल मूवमेंट के सेंटर, डाइपोल के सेंटर और जिस फील्ड पे जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भैया, आर नॉट बोलते हैं। अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कुछ इस तरह से है, स्टेट द लॉ ऑफ गॉसेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो आपका गॉस लॉ है उसको लिखना है, या फिर व्हाट इज गॉसियस थ्योरम, या बता दीजिए गॉसियस थ्योरम क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, गैसेस गॉसियस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो किसी भी अगर इनक्लोज सरफेस का आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी अगर उसका आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, या केवल आपको फ्लक्स निकालना है, तो याद रखिए कि उस इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना आपका नेट चार्ज है उसको एयर की परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो जो रेशियो आएगा उसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया, फ्लक्स बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है भैया, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसको एयर की परमिटिविटी से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो जो रेशियो आता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो भैया, उसी को फ्लक्स बोलते हो। वेयर यहाँ क्यू नेट क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, हमेशा याद रखना सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेंगे। और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अथवा एयर की बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं भैया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वो आपका कुछ इस तरह से है, वेयर आर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड आ क्लोज सरफेस। आपको बोला गया है कि एन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है वो आपके प्लेस हैं किसी इन क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। वेयर वी बी द टोटल फ्लक्स रिलीज फ्रॉम द क्लोज सरफेस। आपको बताना है कि उन डाइपोल के कारण टोटल कितना फ्लक्स आएगा, कहाँ पे भी ये टोटल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। क्लोज सरफेस के अंदर से कितना आपका क्लोज होगा। देखिए हम ये जानते हैं कि अगर डाइपोल है तो ये डाइपोल है, मान लीजिए एक डाइपोल है तो एक प्लस होगा उतना ही यहाँ पे माइनस होगा, तो ये प्लस इसको खत्म कर देगा। तो अगर एन डाइपोल है तो क्या उसके अंदर एन प्लस चार्ज होंगे और एन माइनस चार्ज होंगे, और इन जब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना डाइपोल में प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो एन प्लस होंगे तो एन माइनस होंगे, क्योंकि एन डाइपोल है। तो टोटल जब इनको ऐड करोगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा। तो अगर टोटल चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स इक्वल टू हमको पता है क्या होता है भैया, टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इन साइड का चार्ज तो आपने भी जीरो कर दिया तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो क्या फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। यही देख लीजिए आपने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। वी नो डैट फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इन साइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इन साइड जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ जो आपके क्या होते हैं भैया, डाइपोल्स होते हैं उसमें इक्वल चार्ज पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आपने यहाँ वैल्यू रख दी जीरो डिवाइड एप्सिलॉन नॉट तो क्या वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स डायमेंशन।
आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और उसकी डायमेंशन को लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और क्या करना है भैया, उसकी डायमेंशन को आपको लिखना है। उसकी डायमेंशन को क्या करना है भैया, आपको लिखना है। चलते भैया इसकी तरफ। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड द कीपिंग इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इफ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बोला ये गया है कि किसी इन्फिनाइट पे रखे चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो हमको चार्ज के लिए वर्क करना पड़ता है, उस वर्क और जिस चार्ज को लाए हैं हम लोग उसके बीच के रेशियो को ही आप लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यूनिट होती है जूल पर कूलम अथवा वोल्ट। यूनिट क्या होती है भैया, जूल पर कूलम अथवा वोल्ट होती है। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होती है ml2t-3 -1। ये डायमेंशन बिल्कुल याद रखें, एक नंबर में डायरेक्ट आपसे कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सिलरेटेड बाई द सेम पोटेंशियल। ठीक है, बाई द सेम पोटेंशियल। अच्छा 2 बार लिख गया, ठीक सॉरी। whose वेलोसिटी इज ग्रेटर इन दिस। अब बोला गया है एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। बोला ये गया है आपसे कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हमको पता है कि चार्ज की अगर बात करें तो दोनों में सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। पर अगर हम मास की बात करें तो मास आपका प्रोटॉन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जिसका मास ज़्यादा होगा वो आपका स्पीड में ज़्यादा चलेगा कम। हमको सीधी पता है, जो व्यक्ति मोटा होता है, ये तगड़ा होता है, वो क्या होता है, कम स्पीड से चलेगा। इसका मतलब प्रोटॉन का अगर मास ज़्यादा है तो इसकी स्पीड कम होगी, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। चार्ज में बात करें तो चार्ज तो इक्वल है, तो चार्ज से स्पीड निकलेगी नहीं। अब स्पीड किससे निकलेगी, मास से। तो मास हमारा इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। जो वेलोसिटी है किसकी ज़्यादा होगी भैया, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। अगले चलते भैया, राइट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बात आ गई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की आप लोगों को डिफिनीशन लिखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। अब देखिए एक बात मैं तुमको बता दूं कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट को बहुत छोड़िए, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस के अबाउट चेंज होना। किसी भी चीज़ का डिस्टेंस के अबाउट चेंज होना क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आपसे पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब पोटेंशियल का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज जो होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन के बाद फार्मूला क्या बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाई चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा वी से और चेंज इन डिस्टेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि फाइनल जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इनिशियल से। अब देखिए अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लेक्चर में हम 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे आपको कराऊंगा। आप ये बात याद रखिए, जितना भी कुछ मैं दे रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम के लिए सफिशियंट है। बस आपको एक हेल्प क्या करनी है मेरी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है कि अब उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इनको पूरा का पूरा आपको फुल सिलेबस में कराऊंगा कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं रहेगा, ये कि आपको हिंदी मीडियम के यूट्यूब में मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में कोई टीचर ही नहीं है जो हमको बताए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और मुझे जिस तरह से मेरे क्लास 10 के बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से अगर आप लोगों की क्लास के बच्चों ने सपोर्ट किया तो आपको मैं आज ही पूरी की पूरी फिजिक्स का रिवीजन करा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मेरा आपके लिए लास्ट वीडियो होगा, फिर मैं अपने 10th के बच्चों पे ही फोकस करूंगा। ठीक है, अगर आपको क्लास 12 के बच्चों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस चाहिए तो आपको बस हेल्प क्या करनी है कि मेरे हर व्यू जितने भी आपके वीडियो डाल रहा हूँ उसमें व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि मुझको भी थोड़ा सा पोटेंशियल मिले और मैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क कर सकूँ। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए, राइट द डिफिनीशन ऑफ इक्वू पोटेंशियल सरफेस। अब बोला गया है इक्वू पोटेंशियल सरफेस की डिफिनीशन लिखना है। इक्वू का मतलब होता है सेम, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, सरफेस का मतलब होता है सरफेस। ऐसी सरफेस जिसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं इक्वू पोटेंशियल। तो डिफिनीशन वही लिख दी हमने, इक्वू पोटेंशियल सरफेस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्पेस दैट आर ऑल एट द सेम पॉइंट। मतलब किसी भी स्पेस का वो
एरिया जहाँ पे किसी भी पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल निकालें वो सेम आए, उसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो मैंने आपको दिया है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।